प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 5 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए गृह विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। और दोस्तों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सोल्यूशन अंत तक देख लेता है तो भैया 5 मार्च को गृह विज्ञान के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों, मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि 5 मार्च को गृह विज्ञान के पेपर में बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है, कॉपियां लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या गलतियां नहीं करना है, और टॉपर बोर्ड के पेपर में कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात दोस्तों, मैं यहाँ पे सुन लो कि 5 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पे पेपर मिलेगा अपने हाथों में, क्या करना है, सबसे पहले फटाफट अपना रोल नंबर और अपना यहाँ पे नाम लिख देना। उसके बाद इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट में पेपर को ध्यान से पढ़ना है और 3 घंटे में सारे क्वेश्चन को हल करना है। पार्ट ए का और पार्ट बी का सबका सोल्यूशन बताऊंगा, परेशान मत होना। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का गृह विज्ञान के पेपर में 70 में 70 पक्का हो जाएगा, इस बात की भी पूरी गारंटी है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे हल करते हैं पार्ट ए यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का सोल्यूशन। और आप सभी को अभी तुरंत याद भी हो जाएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आपको बताना है। मार्क्स ने, एंजिल ने, टॉल्स्टॉय ने या माइकल एंजिल ने। तो बच्चों, लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत ये एंजिल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है। बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, बचत सुरक्षित रखने का साधन क्या हो जाएगा बच्चों, बैंक में जमा करना। हम बैंक में जमा करके अपने धन को सेफ रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना भाई, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं कल के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। जब छपेगा तो दिमाग में लड्डू फूट जाएगा कि सर क्या ही बताए थे आप, ठीक ना। चलिए, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, बैंक की, जीवन बीमा निगम की, डाक खाने की या उपयोग में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना भैया, डाक खाने की है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि यदि 2 किलोग्राम चीनी का दाम 90 रुपया है तो 5 किलोग्राम चीनी का दाम बताइए क्या होता है भैया। 2 किलोग्राम कैसे करेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात को। कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 किलोग्राम चीनी का दाम निकाल लेंगे, 90/2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 45 रुपया, और 45 से 5 से गुना करेंगे 225 रुपया आ जाएगा, ठीक ना। इतना तो भाई कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे समझते हैं, यदि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70 रुपया 75 पैसा है तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। तो 70 रुपया 75 पैसे में आपको 15 से गुणा करना है भैया, क्या कितना आ जाएगा 161.25 रुपया निकल कर आ जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे समझ लेते हैं। कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है, खसरा, हैजा, टिटनेस या प्लेग। तो बच्चों बताओ कौन सा ऐसा रोग है जो जल के द्वारा फैलता है। यहां पर हो जाएगा हैजा। क्या हो जाएगा भैया, हैजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कई बार बोर्ड के पेपर में आ गया है और कल के पेपर में पक्का छपने को मिलेगा भाई कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जनवरी को, 5 मार्च को, 5 जून को या 5 जुलाई को। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 5 जून को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस निकलती है। वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ओजोन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वस्तुओं को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद कर लो, रट लो, समझ लो। अंतिम मौका है भैया, कल के पेपर में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। आगे समझ लेते हैं कि कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है, गाड़ करके, जला करके, खाद बना करके या ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। तमाम प्रकार की विधियां होती है कूड़ा करकट जलाने का, निस्तारित करने का। गाड़ करके भी कर सकते हैं, जला करके भी कर सकते हैं और खाद्य बना करके भी कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे भाई। संक्रामण रोग कैसे फैलता है ये आपको बताना है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। कैसे, वायु से,
जल से, संपर्क से, या ये सभी से। संक्रामक रोग भैया तीनों से फैल सकता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि घर में सिलाई करने से बचत होती है। घर में सिलाई करने से किस चीज का बचत होता है? समय की, धन की, कपड़े की, या समय धन कपड़े तीनों की? तो समय धन कपड़ा तीनों की यहाँ पर हो जाएगा। घर में हम कपड़ा अगर सिलाई करते हैं तो। जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। विटामिन ए बी सी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी, या विटामिन ई के? तो जल में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा बच्चों? विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार करके जाना है कल के पेपर में, अगर आपको 70 में 70 स्कोर करना है तो, ठीक ना। किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है? किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है? विटामिन, प्रोटीन, ग्लूकोज, या खनिज लवण? तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा भैया? ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रोटावधी, मृष्मस, या टाइफाइड? तो क्या हो जाएगा? लौह तत्व की कमी से एनीमिया, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें शरीर दुबला पतला हो जाता है, कमजोर होता है, वीक हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में फेफड़े की संख्या बताना है, 1, 2, या 4, या 5? तो मानव शरीर में भैया कितने कितने फेफड़े होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? बर्फ का प्रयोग, टूर्निकेट का प्रयोग, रुई से दबाना, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सी वस्तु का यूज हम अस्थिभंग में करेंगे? टूर्निकेट। क्या करेंगे भैया? टूर्निकेट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर, या दम घुटने पर, या तीनों अवस्थाओं में? तो बच्चों हम यहाँ पे तीनों अवस्थाओं में लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे समझते हैं कि बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है भैया बताओ? तेज ज्वर में, तीव्र वेदना में, हड्डी टूटने पर, या मोच आने पर? तो क्या बच्चा? बर्फ की टोपी का हम यूज कब करते हैं? कब हम करते हैं भैया? तीव्र ज्वर में करते हैं, तीव्र ज्वर में करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, गर्म से किन अवस्थाओं में दी जाती है? तीव्र दर्द में, तीव्र ज्वर में, स्पंज करते समय, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा बच्चों? गर्म सेक हम देते हैं। गर्म सेक हम कब देते हैं भैया? कब देते हैं? तीव्र दर्द में, ठीक ना, तीव्र दर्द में देते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट? क्या होता है बच्चों? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये तो दिया हुआ फ़ारेनहाइट में। जब सेल्सियस में पूछ लेगा तो कितना बताओगे? 37 डिग्री सेंटीग्रेड बताना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बता देना, ठीक ना। चलिए अब बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं खंड ब के बारे में, वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में, जो कि बोर्ड के पेपर में 3 प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, और दीर्घ उत्तरी। सारे क्वेश्चन कॉल करेंगे और बोर्ड कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करना है सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक ना। सब कुछ मैं बताऊंगा तरीका, ठीक ना। किताब पर कॉपी कैसे लिखते हैं, कैसे आपको लिखना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, परेशान मत होना। इसमें हमारा पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है, एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आप सभी को ब्लैक पेन से इस प्रकार से देखो, आपको लिखना होगा वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसी प्रकार से हेडिंग लगाना होगा। इसी प्रकार से हेडिंग अगर लगा लेते भैया तो पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर ना कटेगा। और यहाँ पे लिखेंगे अच्छे बजट की 2 विशेषताएं। अब से पूछा गया ना, अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। आपको हेडिंग लगा कर लिखना होगा अच्छे बजट की 2 विशेषताएं। ये टॉपर का तरीका भाई, ऐसे ही टॉपर बोर्ड में लिखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसा इंप्रेशन जमाओ कि भैया शुरू से लेकर के एंड तक आपका इंप्रेशन कभी बिगड़े ना, ठीक है, कभी खराब ना हो। एग्जामिनर नंबर काटेगा नहीं, पूरा नंबर देगा भाई। इसमें लिखेंगे यह अनावश्यक व्यय कंट्रोल कर देता है, नियंत्रित कर देता है, प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हम अच्छे बजट क्यों बनाते हैं? ये हमारे कौन सा काम करता है? अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करता है, साथ में प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। इस प्रकार से ये कहां पे लिखोगे, आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बचत क्या होता है। बचत क्या होता है इसके बारे में समझाना है, लिखना है। आइए समझते हैं भाई बचत क्या होता है, सेविंग क्या होता है। इसमें आइए बच्चों समझते हैं कि बचत की परिभाषा कैसे लिखेंगे। इसमें आपको एकदम बिल्कुल टॉपर तरीके से लिखना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या लगा कर एकदम बढ़िया से। इसमें लिखेंगे कि पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष बच जाती है वही तो बचत होता है। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे मान लो किसी भी फैमिली की इनकम 1000 रुपया है,
1000 रुपया है, ठीक ना। और उस फैमिली में से मान लो कि 500 रुपये खर्च हो गया, 500 रुपये खर्च हो गया, तो ये तो हो गया भैया आय। मैंने क्या बोला, इसी को मैंने अपने भाषा में आय बोल दिया और इसको मैंने व्यय बोल दिया, ठीक ना। अब देखो जब आय में से व्यय घटा दो तो वही तो बचत होगा 500 रुपया। अब ये जो 500 हो गया वो क्या हो गया, बचत हो गया ना। इसको हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक बचत बोलेंगे। तो परिवार आय में से मान 1000 में से वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद पश्चात, ठीक ना, व्यय जो हमारा हो गया उसको माइनस कर दो, क्या हमारा बच जाएगा, बचत हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, बचत बोलेंगे। इसलिए मैंने आपसे हमेशा क्या बोलता हूं, आप लोग अपने भाषा में ऐसा मत सोचना कि जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसी को रट करके जाओगे। रटुआ रटन मत करना भाई, वरना गड़बड़ा जाएगा मैटर। आप लोग अपने भाषा में समझ लो, समझ करके जाकर वहां पे छाप देना चप्पू स्टाइल में, ठीक ना। चलिए आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चा कि खून कितने प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है कि भैया खून कितने प्रकार का होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं करेगा। आप लोग बस खाली स्टाइल में लिखना इस प्रकार से, प्रश्नोत्तर संख्या 23 लगाना, इसमें लिखेंगे हेडिंग जरूर लिखना। ये टापर का तरीका भाई, ये टापर का तरीका है, क्योंकि भाई टापर देखो तो हेडिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया, मैंने आपको पहले यही बताया कि भैया देखो कोई भी क्वेश्चन लिखो ना, हेडिंग बना कर लिखो, क्योंकि हेडिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग। आमतौर पर खून 8 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 4 प्रकार लिख करके चले जाएंगे और सीना तान करके बोलेंगे यार मैं बहुत सही किया हूं। लेकिन यहाँ पे देखो जो टापर होता है यही तरीके लिखेंगे। आमतौर पर खून 8 प्रकार के होते हैं, A प्लस A माइनस, B प्लस B माइनस, O प्लस O माइनस, A प्लस A माइनस, ठीक ना। इतना प्रकार से खून लिख दोगे भैया पूरे नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए बच्चों हम आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता की मापन की इकाई यूनिट पूछना है कि भाई ध्वनि को हम किस में मापते हैं, ध्वनि को हम किस में मापते हैं। इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24 में कि ध्वनि की तीव्रता के मापन की इकाई डेसिबल है। क्या भैया, डेसिबल है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कचरा प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम क्या उपाय किया जाना चाहिए। कचरा प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखेंगे कि कचरा प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम कूड़े करकट को घर से बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से हम कचरा प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण लिखिए। चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण लिखिए। क्या है लक्षण, क्या है समझते हैं, आइए समझते हैं। इसमें हेडिंग लगाएंगे चिकनगुनिया के लक्षण। एग्जामिनर जब देखेगा ना भैया, जो बच्चा है ना आराम से यहाँ पर लिखा हुआ है लक्षण, इसमें देखेंगे इस रोग में जोड़ों में दर्द रहता है तथा साथ ही ज्वर होता है। ज्वर मतलब बुखार होता है। त्वचा शुष्क हो जाती है तथा प्रायः त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और बच्चों में रोग के संक्रमण से उल्टियां भी होने लगती है। ये होता है चिकनगुनिया का लक्षण, ये होता है चिकनगुनिया का लक्षण। भैया अगर आप इस तरीके से लिखोगे कॉपी तो भैया एक भी नंबर ना कटेगा, पूरे के पूरे नंबर यहां से मिल जाएंगे। ओके चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डाक खाने में बचत खाना, ठीक है। ये देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि लघु उत्तरी वाला है कि डाक खाने में बचत खाता खोलने से क्या लाभ होता है। समझाना है कि हम डाक खाने में हम क्यों भैया बचत खाता खोलेंगे, इससे हमारा क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, हेडिंग लगाना भाई, हेडिंग पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक ना, कि डाक खाने में बचत खाता खोलने के लाभ। तो डाक खाने में कम से कम 5 रुपये से कोई भी बालिग व्यक्ति एकल अथवा संयुक्त रूप से अथवा नाबालिग के नाम से डाकघर बचत खाता खोल सकता है। इसमें जमा धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज मिलता है। खाता खोलने पर ब्याज प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक मुक्त रहता है। आयकर अधिनियम की धारा 801 के प्रावधानों के तहत ब्याज की राशि पर आयकर राहत उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से भैया लिखोगे पूरे के पूरे यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 में 4 मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, आंसर कर दो, ठीक ना। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जल की आवश्यकता क्यों होती है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि मानव जीवन के लिए जल के कार्यों एवं उपयोगिता के बारे में वर्णन करना है। हमारे जीवन में जल का क्या काम होता है, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में समझते हैं। हेडिंग लगाना है जल की आवश्यकता। इसमें कैसे लिखेंगे कि जल शरीर की जल संबंधित आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह प्यास को शांत करता है, बुझा देता है और शरीर को तरलता प्रदान करता है। हमारे बॉडी को क्या करता है भैया, रक्त माने ब्लड को तरलता प्रदान करता है। पाचन क्रिया
तथा उत्सर्जन क्रियाओं को संभव बनाता है। पाचन क्रिया, जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसको पचाने में भी इसका अहम योगदान होता है भाई। आगे लिखेंगे, इस शारीरिक स्वच्छता का मुख्य साधन होता है। हम जल से भैया नहा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कपड़ा धुल सकते हैं, साथ में सिंचाई भी कर सकते हैं। बहुत सारा काम होता है भाई, बहुत सारा जल का काम होता है। तमाम प्रकार की बातों यहाँ पे लिख दूंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर ना कटेगा। ओके, आशा करता हूं समझ चुके होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो कि मक्खियां किस प्रकार रोगों के वाहक का कार्य करती है और मक्खियों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो भैया देखो, आप तो ये करो क्वेश्चन, नहीं तो अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप इसको भी कर सकते हो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक किया जा सकता है। दोनों क्वेश्चन में से, अथवा दिया है ना, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को हल करना है। दोनों में से कोई क्वेश्चन के लिए 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। आइए बच्चों, हम यहाँ पे हल करेंगे कि मक्खियों के द्वारा कौन से रोग फैल सकते हैं और किस प्रकार से फैलते हैं। इसको जरा ध्यान से समझते हैं, पूरा बेसिक में जाते हैं, समझते हैं। इसी प्रकार से आप सभी को सारे आंसर को रिप्रेजेंट करना है। कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। मक्खियों के पैर रोग युक्त होते हैं। मक्खियों के पैर क्या होता है भैया, रोग युक्त होते हैं जब ये कूड़े करकट, जल, मलमूत्र, थूक अथवा अन्य गंदगी पर बैठते हैं। तो गंदगी के साथ साथ रोगाणु भी उनके पैरों में चिपक जाते हैं। रोगाणु भी उनके पैरों में चिपक जाते हैं भाई। जब ये मक्खियां पेय व खाद्य पदार्थों पर बैठती है तो गंदगी के साथ साथ चिपके रोगाणु इन भोज्य पदार्थों पर चिपक जाते हैं भाई, छोड़ देते हैं। इस प्रकार मक्खियों द्वारा भोज्य पदार्थों रोगाणु युक्त हो जाते हैं। अथवा हम ये बोल सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति जब भी इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को सेवन करता है तो रोगाणु उनके शरीर में प्रवेश करके उन्हें रोगी बना देता है। अब से एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन से रोग फैल सकते हैं। सबसे पहला हैजा फैल सकता है, टाइफाइड, पेचिस, मलेरिया, तमाम प्रकार के रोग हो सकते हैं, ठीक ना, मक्खियों के द्वारा फैलने वाले, ठीक ना। इस प्रकार से लिखोगे, यहाँ से पूरे 4 नंबर यहाँ से पा जाओगे। पूरी गारंटी मैं बोल रहा हूँ, पूरा गारंटी इस बात का कि भैया अगर आप ऐसे लिखोगे तो टॉपर आप ही बनोगे। इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये भी लिख सकते हो कि चेचक रोग के लक्षण तथा कारण और बचने के उपाय लिखिए। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के बारे में लिखना होगा। समझते हैं भैया, कैसे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे भैया हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रहने की इच्छा व क्षमता होती है। माने हर इंसान चाहता है कि भैया हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और हमारी जो बॉडी है ना उसका एकदम कोई भी अंग खराब ना हो। इसलिए प्रत्येक रोग के रोगाणुओं से हमारा शरीर संघर्ष भी करता है। हमारा जो बॉडी होता है ना, ठीक ना, हमारा जो बॉडी होता है ये संघर्ष भी करता है। अगर आप कोई बाई गलती भी कर देते हो तो हमारे बॉडी में ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उस रोग को मार देता है, ठीक ना। जब हमारा शरीर संघर्ष से हार जाता है, जब हमारा बॉडी इस संघर्ष में हार जाएगा, इस लड़ाई में हार जाएगा, तभी हम रोगों का शिकार बन जाते हैं। और इस प्रकार रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में होती है उसी क्षमता को क्या बोलेंगे, रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलेंगे। इंग्लिश में ठीक क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर बोला जाता है। ओके, चलिए अब बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है जरा ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में आ चुका है पेपर में। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 31 नंबर, 18 वर्ष की बालिका के पेटीकोट का नाम लिखकर ड्राफ्टिंग कीजिए या सब्जियों के सूप का रेसिपी तथा बनाने की विधि लिखिए। तो दोनों क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को हल करना होगा, ठीक ना। आइए समझते हैं कैसे हल करते हैं। आइए समझते हैं। इसमें लिखेंगे सब्जियों के सूप का रेसिपी बनाने तथा बनाने की विधि। कैसे लिखेंगे, सब्जियों के सूप का रेसिपी बनाने के लिए निम्न सूप सामग्री जैसे कटी हुई सब्जियां, नमक, काली मिर्च, घी, जीरा, पानी आदि ले। उसके बाद कटी हुई सब्जियों को पानी में अच्छी तरह से घोलकर, ठीक ना, या धोकर किसी बर्तन में आधा लीटर पानी डालकर आग पर चढ़ा देते हैं। और जब सब्जियां गल जाए तो उन्हें कुचलकर वो मसलकर किसी बर्तन में छान ले तथा घी व जीरे का छौंक लगा देना चाहिए। अब स्वादानुसार नमक व पीसी हुई काली मिर्च को डाल देना चाहिए। ये हमारा रेसिपी तैयार होगा किसका, सूप बनाने का। और यही मेथड होता है, आपको भी यही मेथड जाकर के पेपर में छाप देना है एकदम बिल्कुल चपका तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, दीर्घ उत्तरी वाला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए समझते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना। कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं, बचत का क्या महत्व होता है और किन साधनों के द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है। आइए समझते हैं कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करना, ये क्वेश्चन लिखना कि जल का संगठन बताइए तथा जल प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख करिए अथवा जल की प्राप्ति के मुख्य स्रोतों के नाम भी लिखना है। आइए समझते बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे पारिवारिक बचत के बारे में कि भैया हमारा पारिवारिक बचत क्या होता है। इसमें लिखेंगे पारिवारिक आय में से
पारिवारिक आय में से, जो कि आपका पारिवारिक इनकम हो रहा है, जितना पैसा कमा रहे हो उस पैसों में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत, व्यय करने के बाद यानी खर्च करने के बाद जो धनराशि शेष बच जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक बचत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेविंग बोलेंगे। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बचत का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, बचत का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है उसको जरा समझते हैं। तो बचत आय का वह भाग होता है, बचत इनकम का वह भाग होता है, वह पार्ट होता है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय को बचा करके उत्पादक कार्यों में विनियोजित किया जा सकता है। और महत्व इस प्रकार हो सकता है, देखो बचत कर हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति कर सकते हैं, हमारे परिवार में जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, आकस्मिक संकटों का सामना कर सकते हैं, अगर पैसा रहेगा तो किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ भी होता है तो हम आसानी से उस काम को निपट सकते हैं। वृद्धावस्था में ये आत्मनिर्भरता पे ध्यान देता है, सामाजिक परिस्थितियों पर ध्यान देता है और आर्थिक लाभ भी आपको मिल सकता है। इतने प्रकार का लाभ मिल सकता है, कब, जब आप अपने धन को बचा करके रखेंगे तब। अच्छा, बचत को सुरक्षित रखने का साधन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो बचत के सुरक्षित रखने का साधन इस प्रकार है, सबसे पहले बैंक में कर सकते हैं, डाक खाने में बचा करके रख सकते हैं, बीमा योजना, भविष्य निधि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ठीक ना, राष्ट्रीय बचत योजना, अच्छी कंपनियों के शेयर भी खरीद सकते हैं। तमाम प्रकार की विधियां है, हम बचत को सुरक्षित रखने का साधन होता है, ठीक ना। अब चलिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है 33 नंबर कि पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव को स्पष्ट करना है या इसके बारे में लिखिए कि डेंगू के लक्षण, कारण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को हल करना होगा। आइए समझते हैं कैसे हल करेंगे। इसमें लिखेंगे डेंगू के लक्षण। डेंगू के लक्षण निम्नलिखित है। इस रोग में तेज बुखार होता है। जब डेंगू किसी इंसान को हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, रोगी को सिर दर्द होगा, कमर दर्द होगा और जोड़ों में दर्द हो जाएगा। जहां पे जोड़ होगा, जहां पे आपकी बॉडी में जहां पे हड्डियों का ज्वाइंट होता है वहां पे दर्द होने लगता है। हल्की खांसी तथा गले में खराश शिकायत उससे हो जाती है। रोगी को काफी थकावट तथा कमजोरी महसूस होने लगती है। रोगी को बढ़ने के साथ साथ, रोग के बढ़ने के साथ साथ उल्टियां होती है तथा शरीर पर दाने निकल जाते हैं, शरीर पर दाने भी निकल सकते हैं। इस प्रकार से भैया डेंगू के लक्षण यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए आगे यहाँ पे लिखना है, इसका उपाय कैसे लिखेंगे, बचने के उपाय। इसमें लिखेंगे डेंगू से बचने के लिए आवश्यक है कि मच्छरों से बचाव किया जाए। इसके लिए एक उपाय है कि मच्छरों को पनपने न दिया जाए। डेंगू फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, अतः घरों के अंदर तथा आसपास कहीं भी साफ पानी एकत्र न होने दे। पानी ढककर रखना चाहिए, ठीक ना, पानी ढककर रखना चाहिए। फूलदानों आदि का पानी बदलते रहना चाहिए। फूलदानों का जो पानी होगा हमेशा चेंज कर देना चाहिए। मच्छरों की रोकथाम के साथ साथ स्वयं को मच्छरों से बचाएं, ठीक ना। इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक ना, और मच्छरों को दूर रखने के लिए क्रीम या तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इतने प्रकार से बच्चों हम यहाँ पे डेंगू से बचाव कर सकते हैं। ओके, अब चलिए बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि वायु के द्वारा रोग कैसे फैलते हैं और वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा, समझना होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो ये वाला भी कर सकते हैं कि विषाक्त भोजन से आप क्या समझते हैं, विषाक्त भोजन से आप क्या समझते हैं। तो बोलो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि विषाक्त भोजन क्या होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें लिखेंगे कि पूर्ण रूप से स्वच्छ, पौष्टिक तथा उपयुक्त दिखाई देने वाले भोज्य पदार्थ भी कभी कभी व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। सामान्य तौर पे अगर हम बात करेंगे तो ऐसे भोजन में कोई ना कोई पदार्थ व्यक्ति को ग्राह्य नहीं होता है। इसका मुख्य कारण होता है कि भोजन के अंदर उपस्थित ऐसी पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव करते हैं, विषैले प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। और इसी भोजन को हम क्या बोलेंगे भैया, विषाक्त भोजन बोलेंगे। इसी भोजन को क्या बोलेंगे, विषाक्त भोजन बोलेंगे, जहरीले भोजन बोलेंगे, ठीक ना। तो फिर बच्चों अगर आप इस प्रकार से कॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपी को इंप्रेशन बना करके रखते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसा कभी नहीं होता भैया। देखो कॉपी में नंबर जो टावर होते हैं ना, कॉपी में कैसे टाइप करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपको पहली बात यहाँ पे इंप्रेशन बना कर रखो, लेकिन मैं बोलता हूँ भैया देखो अपना इंप्रेशन कभी घटने मत दो, ठीक ना। मैं बोलता हूँ कि अपना इंप्रेशन कभी घटने मत देना, शुरू से जैसा लिखे हो अंत तक वैसा ही लिखते जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड में शुरू में 2-3 पेज ना, 2-3 पेज ना एकदम बढ़िया से चाप के लिखेंगे, एकदम बढ़िया से बना कर लिखेंगे, लेकिन जैसे उनका अंत में पेज आता है ना एकदम पूरा रफली तरीके से लिखेंगे। तो भैया रफली तरीके से लिखोगे तो शुरू में तो नंबर बढ़िया मिलेंगे, इधर नंबर करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करना है कॉपी को लिखते समय। और बच्चों अगर आप कॉपी को लिखते समय इतनी सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो बोर्ड का टॉपर निश्चित तौर पर आप बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।